हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। साथियों, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, तो उसके लिए आप सभी को सॉरी। साथियों आज से हम फिर जो बिहार दरोगा का जो टेस्ट लेकर के चल रहे थे, जिसका 2 पार्ट पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए यह तीसरा पार्ट है, यानी कि तीसरा सेट है। अगर वो पहले का जो 2 सेट अपलोड किया गया है, अगर वो आप नहीं दिए हैं तो उसको भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों आइए शुरू करते हैं। आज का जो सेट है इसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन है साथियों, और आपका स्कोर कैसा रहता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगता है उसको भी आपको लिखना था। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों ये फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और यह 399 से 414 ईस्वी तक, यानी कि 15 वर्ष पूरा यह भारत में रहे थे, पूरे 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भीमबेटका कहाँ स्थित है? साथियों यह एक गुफा का नाम है भीमबेटका, तो आपको बताना है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। आई होप आपको इसका आंसर सही पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल। साथियों ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के भोपाल, जो उसका राजधानी है मध्य प्रदेश का, उसी के निकट यह भीमबेटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रिय पशु कौन था? साथियों आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो था सबसे प्रिय पशु कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए, कुबर वाला भैंस। साथियों हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे प्रिय पशु था वह कुबर वाला भैंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य प्रशासन में ये सीता अध्यक्ष कौन था? आप इसका राइट आंसर क्या दीजिएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि विभाग का अध्यक्ष। साथियों मौर्य प्रशासन में जो था सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के विषय के जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऐरन अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, तालगुंडा स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख। इसका राइट आंसर आप क्या दीजिएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐहोल अभिलेख। साथियों पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी जो प्राप्त होती है वह ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होती है। और अगर ये पूछा जाए कि सती का सबसे पहला उल्लेख, यानी कि सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो वो भानुगुप्त के अभिलेख ऐरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था? किसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों इल्तुतमिश के शासनकाल में जो भी व्यक्ति न्याय चाहता था तो वह जो था लाल वस्त्र धारण करके उसके दरबार में आता था। जो भी लाल वस्त्र धारण करके उसके दरबार में आता था तो उसको देखकर यह पता चल जाता था कि यह मतलब न्याय चाहने वाले व्यक्ति में से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। बाकी 3 ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत काल में सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। साथियों दिल्ली सल्तनत काल में जो सैन्य विभाग के प्रधान थे उसको आरिज ए ममालिक कहा जाता था, जबकि मजलिस ए खलवत, साथियों ये जो मजलिस ए खलवत है इसको मंत्री परिषद कहा जाता था। मजलिस ए खलवत को मंत्री परिषद
और दबीर ए खास को जो था वो पत्र व्यवहार का प्रधान कहा जाता था, पत्र व्यवहार का प्रधान। और वारिद ए मुमालिक को गुप्तचर विभाग का प्रधान कहा जाता था साथियों। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सैन्य विभाग का प्रधान, तो आंसर क्या हो जाएगा, आरिज ए मुमालिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पूरा नाम क्या है। मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, उसका पूरा नाम क्या था साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। साथियों, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। कभी कभी हुमायूं के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या, तो हुमायूं का क्या हो जाएगा साथियों, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और अकबर का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सरहिंद का युद्ध कब हुआ। सरहिंद का युद्ध कब हुआ, इसका राइट आंसर बताइए। सरहिंद का युद्ध कब हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी 22 जून 1555 में। साथियों, ये जो युद्ध हुआ था यह सूर्यवंश का अंत इसी युद्ध में हुआ था, जिसमें हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था। और ये 17 मई 1540 में जो था वह चौसा का युद्ध हुआ था। 17 मई 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था। और 26 जून 1539 को ये जो 17 मई 1540 था यह कन्नौज का, और ये 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध, और 21 अप्रैल 1526 को जो हुआ था वह पानी का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर से साथियों सुन लीजिए, 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यहीं से लोदी वंश का अंत होता है। और इसी युद्ध में जो था प्रथम बार जो थे ये मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने तोप का उपयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और साथियों, पूछ लिया जाता है कि ये पानीपत जो है कहाँ है, तो पानीपत किस राज्य में है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पानीपत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका निर्माण शेरशाह ने किया, वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह ने करवाया था, वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH1 और NH2। साथियों, GT रोड, इसको शॉर्ट में GT रोड भी कहा जाता है। इसको NH1 अब वर्तमान में जो है NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। और साथियों, प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि यह ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब शेरशाह सूरी रोड का नाम जो चेंज किया था किस वायसराय ने चेंज किया था, तो आंसर आप क्या दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने ये इस ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब शेरशाह सूरी रोड का नाम चेंज करके ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत से डच की शक्तियों का अंत कर दिया। किस युद्ध ने भारत से डच की शक्तियों का अंत कर दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध। साथियों, बेदरा का युद्ध जो था 1759 में बंगाल में हुआ था। और इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब भारत में डच की किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, यानी कि डच की शासन की समाप्ति जो है यह बेदरा का युद्ध निर्णय कर दिया था कि अब इसका कोई भी यहाँ शक्ति नहीं है। और बात कर लिया जाए वानरीवास का युद्ध, तो साथियों वानरीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। यह तृतीय कर्नाटक युद्ध का भाग था। और इस युद्ध में यह निर्णय निकल के आया था, इसमें फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था साथियों, चौसा का युद्ध आपको पता होना चाहिए 1539 में हुआ था। और सेंट थॉम का युद्ध, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछ लिया जाता है सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ, तो आपको जवाब देना है यह सेंट थॉम का युद्ध जो हुआ था 1748 में हुआ था। और साथियों, यह जो सेंट थॉम का युद्ध हुआ था यह प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था,
आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लहना। साथियों, गुरु अंगद ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, उनके सबसे चहेते या शिष्य थे। उनके चले जाने के बाद उन्होंने इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी यानी कि इन्हीं को जो है दूसरे सिख गुरु के रूप में ये बता करके गए थे। तो गुरु अंगद का जो प्रारंभिक नाम था लहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। साथियों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? वो जो 1980 और 84 के बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और उस समय जो थे भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से। और प्रथम पूछ लिया जाता है, प्रथम कब हुआ था? प्रथम हुआ था 1775 से 1767 से 69 में प्रथम। और उस समय कोई भी ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं होता था। और तीसरा हुआ था 1790 से 92। उस समय जो थे ये भारत का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। फिर से साथियों, पहला अगर पूछ लिया जाए तो 1767 से 69। दूसरा जो था 1780 से 84 और वारेन हेस्टिंग्स के समय। तीसरा कॉर्नवालिस के समय 1790 से 92। और चौथा 1799 में लॉर्ड वेलेजली के समय। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में द्वैध शासन का शुरुआत किसने किया? भारत में जो है द्वैध शासन का शुरुआत किसने किया? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। साथियों, भारत में द्वैध शासन का शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में किया था। शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जो थे 1772 ईस्वी में द्वैध शासन का क्या कर दिया? अंत कर दिया। अगर आपसे शुरुआत पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव और इसका अंत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। 1765 में शुरू और 1772 में इसका अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? साथियों, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में से बहुत जो है पंजाब इसका आंसर मारे होंगे। साथियों, जब आपसे पूछा जाए कुका विद्रोह, तब आपका आंसर होना चाहिए पंजाब। लेकिन जब इसमें कुकी हो जाता है, कुकी विद्रोह, तो यह जो हो जाता है ये मणिपुर। साथियों, और ये कुकी विद्रोह जो हुआ था यह 1917 में हुआ था। अगर कुका विद्रोह का बात किया जाए तो कुका विद्रोह जो हुआ था यह 1866 के अप्रॉक्स हुआ था। और कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि यह कुका विद्रोह, साथियों कुकी नहीं बोल रहे, कुका विद्रोह का बात कर रहे हैं, कि कुका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुका विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वह भगत जवाहर मल, दो व्यक्ति थे, भगत जवाहर मल और राम सिंह कुका। भगत जवाहर मल 1840 ईस्वी में नेतृत्व किए थे और राम सिंह कुका जो थे 1863 ईस्वी में इसका नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा किया गया? आप इसका सही आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका सही आंसर दीजिएगा। सती प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथियों, सती प्रथा का अंत जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से किया गया था, सती प्रथा की समाप्ति। साथियों,
ये 16 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, तो 17 का तो हो गया। 16 में देखिए क्या है। 1857 के क्रांति के समय दिल्ली केंद्र के अंग्रेज विरोधी बहादुर शाह द्वितीय का दमन किसने किया था? यानी साथियों क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम, उस समय दिल्ली के केंद्र में यानी कि दिल्ली में जो ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। तो उनका दमन किस अंग्रेज ने किया था? किस अंग्रेज विरोधी ने? तो आपको इसका आंसर क्या दीजिएगा? आप इसका आंसर जो दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निकलसन एंड हडसन। साथियों दिल्ली केंद्र के जो ये दमन किया था वह निकलसन एंड हडसन ने किया था। और बात कर लिया जाए कॉलिन कैंपबेल का, किसका साथियों? कॉलिन कैंपबेल का। तो कॉलिन कैंपबेल लखनऊ में जो के लखनऊ के केंद्र को यह जिनका नेतृत्व बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर कर रहे थे, वहाँ पे ये कॉलिन कैंपबेल जो थे वो दमन किए थे। और जनरल ह्यूरो जो थे यह झांसी और ग्वालियर, यह दोनों जगह पे इसका दमन किया था। और ये झांसी का नेतृत्व करता कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। आप इनको भली भांति आप जानते होंगे। और ये कर्नल नील का बात कर लिया जाए तो कर्नल नील इलाहाबाद और फैजाबाद में जो क्रांति हो रहा था, वहाँ जो केंद्र था वहाँ पे यह दमन किया था। फैजाबाद ये और इलाहाबाद। फैजाबाद में जो नेतृत्व करता थे मौलवी अहमदुल्ला थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद का बात कर लिया जाए तो लियाकत अली थे। तो ये चारों का इस तरह से हो जाएगा। तो साथियों आई होप आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली दरबार में ब्रिटिश के किस सम्राट या महारानी ने भाग लिया था? साथियों पूछा जा रहा है कि दिल्ली दरबार जो हुआ था वह ब्रिटिश के किस सम्राट या महारानी ने भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा जॉर्ज 5। साथियों राजा जॉर्ज 5 जो कि दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, उनमें ये सम्राट जो थे राजा जॉर्ज 5 थे। और साथियों इसी दिल्ली दरबार में यानी कि 1911 में ही जो थे बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया था साथियों। सॉरी साथियों, तो दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और ये फिर कैंसिल कब हुआ था? तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान और राजा जॉर्ज 5 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था साथियों? सॉरी, महात्मा गांधी ने अपनी कानून की पढ़ाई कहाँ से किए थे? महात्मा गांधी ने अपनी कानून की पढ़ाई कहाँ से किए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। साथियों ये महात्मा गांधी जो थे इंग्लैंड से अपनी कानून की पढ़ाई ये किए थे। और आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में किए। नहीं साथियों, दक्षिण अफ्रीका से नहीं किए थे, इंग्लैंड गए थे। ये 1888 में पढ़ाई के लिए गए थे ये इंग्लैंड। और फिर 3 साल में वो अपना जो थे डिग्री प्राप्त कर लिए 1891 में, यानी कि 1888 में गए और 1891 में वह अपना डिग्री प्राप्त कर लिए। और दक्षिण अफ्रीका जो गए थे साथियों, या दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए गए थे। कोई व्यापारी था, उनका केस लड़ने के लिए यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है साथियों, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी। लखनऊ समझौता का विरोध जो है मदन मोहन मालवीय किया था। और उस समय लखनऊ समझौता जो हुआ था AC मजूमदार के अध्यक्षता में हुई थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आकार के अनुसार यानी कि घटते क्रम में बताना है साथियों, ग्रहों में क्रम क्या है? घटते क्रम में आपको ग्रहों का क्रम बताना है साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए,
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। साथियों यानी कि सबसे विशाल ग्रह जो है वह बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और लास्ट में सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सूर्य की दूरी के अनुसार आपको बताना है ये ग्रह का, तो आप सबसे नज़दीक ग्रह जो है वह बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच मौजूद रहता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद रहता है। साथियों एक यहाँ से एक प्रश्न का उत्तर आप ये भी याद कर सकते हैं। कल जो ये सूर्य ग्रहण लगा था 21 जून को, 21 जून को साथियों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन। याद रखिएगा साथियों, यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन ये 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन। अगर 22 दिसंबर सबसे ये दक्षिणी गोलार्ध का पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो आप जवाब दीजिएगा 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूरोप महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? आपको बताना है यूरोप महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। साथियों यूरोप महादेश में कुल देशों की संख्या 46 है। बात एशिया का कर लिया जाए तो एशिया में कुल 48 और नॉर्थ अमेरिका में कुल 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। साथियों गल्फ स्ट्रीम जलधारा एक गर्म जलधारा है। यहाँ से क्वेश्चन 3 बन जाता है, 2 बन। देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी या गर्म? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? गर्म जलधारा। और कहाँ किस महासागर की? तो अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट किसे कहा जाता है? हेलोफाइट किसे कहा जाता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। और एक आ जाता है साथियों ये जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति, यानी कि जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति, इसको जो है हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को ये हाइड्रोफाइट। और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को जो है मेसोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मेसोफाइट। और दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को जो है हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है साथियों? हाइग्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसरोवर झील। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील है और इसका अंत जो है, इस नदी का अंत बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिरती है। और मानसरोवर झील से साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ सिंधु और सतलज नदी का भी उद्गम स्थल जो है ब्रह्मपुत्र नदी ही है। और ये गौमुख हिमानी, साथियों गौमुख हिमानी जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। और अमरकंटक की पहाड़ी ये जो है यह सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक का यानी कि HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूब उल हक। साथियों सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन महबूब उल हक ने 1990 में किया था। और इसमें एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा कि ये मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा ये
प्रतिपादित किया, मतलब किसके द्वारा यह बताया जाता है, किस संस्था के द्वारा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? UNDP के द्वारा, UNDP के द्वारा। नेक्स्ट, और साथियों ये महबूब उल हक जो थे यह एक पाकिस्तानी नागरिक थे, महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री। साथियों GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। और साथियों ये GST भारत में कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है? एकदम इजी क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। साथियों ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार ये वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? साथियों बताना है कि किस ये अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में ये प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि का आयु कम से कम कितना होना चाहिए? राज्यसभा के चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि का आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि संसद का 3 अंक कौन कौन सा? लोकसभा, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। साथियों लोकसभा का अगर पूछ लिया जाए तो लोकसभा में एज अगर पूछा जाए तो 25 वर्ष, मिनिमम 25 वर्ष। राज्यसभा का अगर पूछा जाए तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति का अगर पूछा जाए तो कितना? 35 वर्ष। यानी कि 25, 30, 35। लोकसभा का 25, राज्यसभा का 30 और राष्ट्रपति का कितना? 35। तो यहाँ पे पूछा किसका जा रहा है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 30। तो राज्यसभा में कम से कम कितना आयु होना चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आई होप इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है साथियों। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, यानी कि विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 और 16। ये ऑप्शन ए 15, 16, 19, 29, 30। साथियों यह एक ऐसा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक, ये एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1/10। ऑप्शन बी, 1/10। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेड़ पौधों की शाखाओं, तनाव एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस कृत्य के द्वारा पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनाव एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण जो है केशिकत्व के कारण पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4। साथियों 8.4 जो है यह समुद्री जल का पीएच मान है, और लार का पीएच मान 6.5, और मूत्र का जो पीएच मान होता है वह ये 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, फफूंद से नहीं होने वाला रोग है। साथियों बताना है आपको फफूंद से नहीं होने वाला रोग कौन सा ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्थीरिया। साथियों फफूंद से नहीं होने वाला रोग जो है डिप्थीरिया, यह जो होता है जीवाणु के कारण होता है। बाकी 3 दमा, गंजापन और दाद यह फफूंद से होने वाला रोग है। तो साथियों आपका स्कोर क्या रहा है इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। अगर अच्छा लगा है तो साथियों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।